So, welcome to chapter number 5, Getting Wealthy versus Staying Wealthy from the book Psychology of Money. हम इसमें बात करते हैं सबसे पहले दो करेक्टर्स की जो अपने आप में ही बहुत फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं और वो 1929 के रिसेशन को कैसे फेस करते हैं। 1929 में अमेरिका में एक ऐसा रिसेशन आया था जिसमें लोगों ने सुसाइड करनी स्टार्ट कर दी थी, इतना गंदा रिसेशन था वो। तो उस रिसेशन के बाद इनमें से एक करेक्टर थे जो सबसे रिचेस्ट पर्सन बन गए वहाँ के, और दूसरे पर्सन ऐसे थे जो कि बैंकरप्ट हो गए। अब जो रिचेस्ट पर्सन थे उनके जब उनको ऐसा लगना शुरू हुआ कि रिसेशन में मैं रिचेस्ट पर्सन बनाऊं तो कहीं ना कहीं मेरे में एक ऐसी स्किल है, मेरे में एक ऐसी बात है, उनमें और कॉन्फिडेंस बढ़ गया और उस कॉन्फिडेंस के चलते हुए उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेने शुरू करे। 1933 में अबाउट 4 इयर्स आफ्टर 1929 वो बैंकरप्ट हो गए। तो यहाँ से इन्होंने, जो राइटर है वो ये बताना चाहते हैं कि इन दोनों कैरेक्टर में एक चीज़ तो हमें देखने को मिलती है कि दे आर गुड एट गेटिंग वेल्दी बट दे आर नॉट गुड, दे आर बैड एट स्टेइंग वेल्दी। यस, तो बेसिकली वो यहाँ पे इस लाइन को कोट करते हुए ये बोलते हैं कि यहाँ पे इफ़ आई हैड टू समराइज मनी सक्सेस इट वुड बी सर्वाइवल। और सर्वाइवल को इन्होंने एक ऐसे एग्जाम्पल के साथ सपोर्ट किया कि उन्होंने एक बिलियनर का इंटरव्यू लिया, जहाँ पे एक बिलियनर के इंटरव्यू में उन्होंने पूछा कि आपका इस फील्ड में ऐसा बिजनेस है कि जहाँ पे अगर कोई और फर्म आती है तो 4 से 10 साल तक ही टिक पाती हैं, लेकिन आप कैसे एक फर्म को मतलब इस बिज़नेस में रह सकते हो फोर डिकेड्स, मतलब उनको 40 साल हो गए थे उस बिज़नेस में, तो आप कैसे इतना ज़्यादा सर्वाइव कर पा रहे हो। तो उन्होंने बोला कि आज भी मैं डर के जीता हूँ कि मेरा कल बिज़नेस ख़त्म ना हो जाए, कल बिज़नेस मेरा ठप ना हो जाए। बेसिकली वो ये कह रहे थे कि मेरे में जो पास्ट अचीवमेंट्स करी हैं, मैंने जो पास्ट रिसेशंस देखे हैं, मैंने जो भी पास्ट एक्सपीरियंस करा है, मैं उनके रिजल्ट्स को कभी ये नहीं समझता कि फ्यूचर में भी वैसे ही रिजल्ट्स आने वाले हैं। अगर उनको पास्ट सक्सेस मिली है तो हो सकता है उसमें कहीं ना कहीं लक भी मैटर करता हो, कहीं ना कहीं कुछ और मैटर करता हो, लेकिन जो आने वाली सिचुएशन है वो कुछ और हो सकती है। तो उन्होंने कहा ये एक मेरे माइंड में डर रहता है और इसके चलते हुए मैं हमेशा अपडेट रहता हूँ, हमेशा चेंज करता रहता हूँ, इसीलिए मैं अभी तक सरवाइव कर रहा हूँ। तो इसी करैक्टर को इन्होंने और एक्सप्लेन कैसे किया कि फॉर गेटिंग वेल्दी आपको रिस्क लेने पड़ते हैं, आपको ऑप्टिमिज्म अप्रोच को एक अडोप्ट करना पड़ता है, लेकिन अगर हम बात करें फॉर स्टेइंग वेल्दी आपको इसके अपोजिट करना पड़ेगा। मतलब आपका यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि लक का भी रोल होता है आपकी पास्ट में जो मिली हुई है सक्सेस। तो इसीलिए कभी भी आपको अपना एटीट्यूड चेंज नहीं करना चाहिए आफ्टर अगर आपको कोई सक्सेस मिल भी जाती है, क्योंकि यू डोंट नो कि नेक्स्ट चैलेंज आपके लिए कितना बड़ा हो सकता है, कैसे हो सकता है, और मे बी छोटा चैलेंज हो लेकिन लक साथ ना दे आपका। तो उसके बाद वो क्या कहते हैं कि इम्पोर्टेंट थिंग इधर ये है कि आपको सरवाइव करना है हर सिचुएशन में, तभी आप कह सकते हो कि आप उस चीज़ में सक्सेसफुल हो। सर्वाइवल के इन्होंने एक ये भी रीज़न दिया कि अगर आप ज़्यादा सर्वाइव करते हो तो आपको कंपाउंडिंग का बहुत अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, जो कि आपको एक गेन्स ऐसे प्रोवाइड कर सकते हैं जो आपको बहुत ही आपके लिए वर्थफुल हो। तो इसीलिए सर्वाइव करना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद इसी एग्जाम्पल को कोट करते हुए, इसी मतलब लाइंस को सपोर्ट करते हुए वो एक एग्जाम्पल कोट करते हैं वॉरेन बफेट का हमने पिछली पार्ट 1 में भी यही डिस्कस किया था कि उन्होंने कंपाउंडिंग इफेक्ट का कितना अच्छा यूज़ करके अपना एक बहुत ही रिचेस्ट इन्वेस्टर बने हुए हैं। वैसे ही इधर यही बोला गया है कि वॉरेन बफेट एक, हम उनके बारे में ये सुनते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया, वो कैसे अपनी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी उनकी क्या है, और वो कैसे इतने रिच बने और उनके चीप स्टॉक्स को कैसे वो पिकअप करते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कभी भी कि उन्होंने क्या नहीं किया। तो बेसिकली उन्होंने क्या नहीं किया कि कोई भी रिसेशन के वक्त उन्होंने पैनिक होकर कोई भी स्टॉक ऐसे सेल नहीं करते थे, और वो अपना सिर्फ अपने तक लिमिट नहीं रहते थे, वो दूसरों के डाइवर्सिफाइड व्यूज़ को भी देखते थे कि वो पब्लिक में या फिर मार्केट में क्या से उस प्रोडक्ट की डिमांड होने वाली है, या फिर उस कंपनी कि कैसे डिमांड, कैसे लोग उस कंपनी को देख रहे हैं। तो हमें हर पर्सन में सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि वो क्या चीज़ करते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल वॉरेन बफेट का ही हम ले रहे हैं, हमें ये चीज़ भी देखनी चाहिए वो क्या नहीं करते। उन्होंने मतलब चाहे वो इतने ज़्यादा रिच थे, इतनी ज़्यादा उनकी वर्थ थी, लेकिन कभी भी उन्होंने इस वर्थ के चलते हुए ऐसे डेट को केयरलेसली एक्वायर नहीं किया कि मैं ज़्यादा डेट ले लूँ, ज़्यादा डेट लेके ज़्यादा अपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूँ। वो हमेशा ही एक लिमिटेड लाइफ, एक मतलब
एक जो उनको जीनी चाहिए सिर्फ उसी में जीते थे, ठीक है, डेट को हैंडल करते हुए जीते थे। तो हमें अभी तक इसमें ये सीखने को मिला है सब पार्ट 1 में। अभी